हिमेटॉक्सिलिन और ईओसिन H&E स्टेनिंग। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओके बेटा, मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, दीज सेक्शंस एज दे आर प्रिपेयर्ड और कलरलेस, जो रूटीन में हम ग्रॉसिंग करते हैं ना जब टिश्यूज़ की, जब अगर उसको डायरेक्ट हम जो स्लाइड बनाई है, हमने कल देखा कि माइक्रोटोम के ज़रिए काट के स्लाइड के ऊपर सेक्शन लग गया, अगर उसको हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करें तो हमें कोई चीज़ डिफ्रेंशिएशन नज़र ही नहीं आएगी, कोई समझ ही नहीं आएगी कि न्यूक्लियस किस तरह से है, साइटोप्लाज्म क्या है, उसमें ऑर्गेनेलीज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं नज़र आएंगी क्लियर ना, ठीक है, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं तकरीबन, ठीक है, इस वजह से उनको आपस में फ़र्क नहीं पता चलता। दैट्स वाई वी हैव टू स्टेन दोज, ताकि हम उनमें आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम डायग्नोज कर सकें ना, ठीक है। स्टेनिंग दैम बाई डिफरेंट कलर्ड जो डाइज हैं, हैविंग अफिनिटीज़, जो भी उनके लिए अफिनिटी भी रखते हो, ये नहीं कि हर डाई हर चीज़ को स्टेन कर सकता है, हर डाई की डिफरेंट अफिनिटीज़ होती हैं, कौन सी चीज़ किसको स्टेन करती है, ठीक है। तो उसके ज़रिए से हम वो डाइज यूज़ करते हैं और फिर उनकी मॉर्फोलॉजी है वो देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो स्टेन है वो हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में H&E भी कहते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या रूटीन में यूज़ होता है। आज हमने देखना है कि हिमेटॉक्सिलिन क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर ईओसिन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फिर मेथड ऑफ स्टेनिंग एक्चुअली है। हिमेटॉक्सिलिन जो है ये आप में भी कुछ लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो कि ये एक दरख्त से पैदा होती है। एक दरख्त की जो बार्क होती है ना, उससे इसको लेते हैं। जो दरख्त का नाम है वो है हिमेटॉक्सिलम कैम्पेचियनम। ये जो ट्री है, इससे हम हिमेटॉक्सिलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसकी बार्क है, जो उसका छिलका आप कह लें। हम ट्री को करते क्या है कि उससे उसकी जो बार्क है वो चिप ऑफ करते हैं, उतारते हैं, फिर उसको हम बॉयल करते हैं। उन जो चिप्स निकलती हैं, मतलब वो जो टुकड़े निकलते हैं उससे चिप ऑफ करने से, उसकी छिलके से उसको हम पानी में उबाल लेते हैं। फिर आगे इसका प्रोसेस है, ठीक है। जो ये हिमेटॉक्सिलिन है एक्चुअली ये खुद डायरेक्ट स्टेन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट है ना हिमेटॉक्सिलिन का, हिमेटन, वो एक डाई है, ठीक है। और नेचुरल डाई है। नेचुरल डाई कैसे कि ये ट्री से हम ले रहे हैं इसको, ये जो है इससे लेते हैं, ये इसके बार्क जो है इसको उतार के इसको हम आगे स्टेन बनाते हैं। ये इसका नाम है जी हिमेटॉक्सिलम कैम्पेचियनम। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिमेटॉक्सिलिन इन 2 वेज। 2 तरह का हम कर सकते हैं, ये एक नेचुरल है और दूसरी केमिकल ऑक्सीडेशन है। अब नेचुरल ऑक्सीडेशन डेफिनेटली इट विल बी बेटर, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होगा। मीन्स कि इट कैन टेक 3 to 4 months टू कन्वर्ट हिमेटॉक्सिलिन इनटू हिमेटन, ठीक है जी। जो बार्क है उसको हिमेटन में ऑक्सीडाइज करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। ये कैसे होगा? जो सनलाइट और एयर है हमारी नेचुरल, उससे ये एक्सपोजर होगा और फिर ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन ये इसकी स्टेनिंग एबिलिटी बड़ी लंबी होगी, बड़ा ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से किया गया है। फॉर एग्जांपल एयरलिच हिमेटॉक्सिलिन सोल्यूशन जो है वो नेचुरल ऑक्सीडेशन होती है। फिर है जी केमिकल ऑक्सीडेशन, ये ज़ाहिर फ़ौरन हो जाती है। वजह, वी यूज़ सॉल्यूशंस फॉर ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडेट जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयर्स हिमेटॉक्सिलिन में हम यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। या मर्क्यूरिक ऑक्साइड कर सकते हैं। हमने ऑक्सीडेशन करनी है ना इसकी जो है, ताकि हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल सके। ये जी दोनों में फ़र्क है, ये हिमेटॉक्सिलिन है और ये हिमेटन है। मुझे बताएं दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बताएं बच्चे, इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? आपके सामने है दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर। सर लेफ्ट साइड में HO है और राइट साइड पे सिर्फ O है एक जगह। जी जी जी, उसकी ये क्या हुआ, यहाँ पे हिमेटन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसका क्या मतलब होगा कि ऑक्सीडेशन होगी ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ऑक्सीडेशन होगी। तो यही फ़र्क है कि हिमेटॉक्सिलिन की ऑक्सीडेशन हमने करनी होती है, हिमेटन बनाना होता है, तो ये ज़रूरी है। अब जो हिमेटन हमने ले ली है, ये एक बेसिक डाई है जो कि वीक है, कि
बहुत ज़्यादा ये टिश्यूज़ को अटैच होने की सलाहियत नहीं रखती, ठीक है, वीक डाई है, बहुत वीक है, इसकी एफिनिटी कम है, तो न्यूक्लियस को जो है प्रॉपर ज़ाहिर स्टेन नहीं कर सकेगी। अच्छा, ये जो बेसिक डाई है वो किसको स्टेन करेगा, एसिड कंपोनेंट को या बेसिक कंपोनेंट को? एसिड एसिड को। जो बेसिक डाई है वो एसिड को स्टेन करेगा, जो एसिडिक डाई है वो बेसिक को करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि ये एक बेसिक डाई है इसलिए इसने न्यूक्लियस को स्टेन करना है, लेकिन इसके पास इतनी अफिनिटी नहीं है कि ये उसके साथ ज़्यादा अटैच हो सके, तो इसलिए हमने इसकी अफिनिटी को बढ़ाना होता है। बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉर्डेंट। मॉर्डेंट इज़ ए सब्सटेंस विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन डाई एंड टिश्यू, ठीक है, ये वो सब्सटेंस है जो एक दरमियाना रोल प्ले करती है, थर्ड पार्टी के तौर पे काम करती है, लेकिन दोनों में आपस में क्लोजनेस कराती है, ठीक है। ये कोई भी मेटल हो सकती है और 2+ चार्ज फॉर एग्जांपल हो सकती है। ये उसके अफिनिटी को बढ़ाती है, हेमेटन के उसको अटैचमेंट को इम्प्रूव करती है, ठीक है। बहुत सारे मॉडर्न्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम एलम है, पोटाश एलम है, फेरिक साइड्स हैं, क्रोम एलम है, ठीक है, ये सारी मॉडर्न्स हैं जो हेमेटन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी अफिनिटी बढ़ जाए। अच्छा जी, ये मॉर्डेंट एक्ट कैसे करता है? जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि हम कोई एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम यूज़ कर सकते हैं, एलम साल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये ये जो मॉर्डेंट है ये डाई को टिश्यू के साथ एक रास्ता दे देता है, एक प्रॉपर रास्ता बना देता है, ठीक है, ताकि वो को आपस में अटैच हो जाए। इट अलाउज द अटैचमेंट वेयर अदरवाइज देयर वुड नॉट ओनली बी, अगर ये नहीं होगा तो फिर वीक अफिनिटी होगी, बहुत थोड़ी अटैचमेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। और जब ये मॉर्डेंट जो है ये अटैच कर देगा उसको, डाई को टिश्यू के साथ, तो फिर क्या होगा कि जो डाई की प्रॉपर्टी है, कलर्ड है, वो हमें नज़र आएगा, कलर नज़र आएगा जो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अच्छा जी, हिमाटॉक्सिलिन मॉर्डेंट्स के हिसाब से बहुत सारी टाइप्स की है। H&E स्टेनिंग तो हमने बात कर ली, लेकिन हिमाटॉक्सिलिन आगे बहुत सारी टाइप्स की है कि कौन सा मॉर्डेंट आपने यूज़ किया है। अगर हिमाटॉक्सिलिन के अंदर हमने एलम यूज़ किया है तो फिर इसकी दो एग्जांपल्स हैं, हैरीज हिमाटॉक्सिलिन और मेयर्स हिमाटॉक्सिलिन। अगर हमने आयरन यूज़ किया है एज मॉर्डेंट तो विजर्ट्स जो या वर्हायफ्स जो है वो इसकी एग्जांपल है। टंगस्टन हिमाटॉक्सिलिन भी यूज़ हो सकती है, मोलिब्डेनम हो सकती है, लेड हिमाटॉक्सिलिन भी इसकी मॉर्डेंट के लिहाज से जो भी मॉर्डेंट यूज़ किया उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होगी या नाम होगा। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया कि जो हिमाटॉक्सिलिन है इट हैज़ नो स्टेनिंग प्रॉपर्टी अनलेस अनटिल अनलेस ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए, हिमेटन की शक्ल में ना आ जाए। और जब हिमेटन आ जाए तो वो भी वीक अफिनिटी रखता है, उसको हम मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। तो कोई भी मॉर्डेंट यूज़ कर सकते हैं, एलम यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता है कि वो एक जो है रोल अदा करता है, आप कह लें कि उन दोनों को आपस में जोड़ने का रोल, उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है। मेटन इज एन एक्वस सोल्यूशन एंड इट कैन बी एसिडिक और अल्कलाइन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। सोल्यूशन का जो पीएच होगी उस हिसाब से इसकी पीएच बदल सकती है, लेकिन जो इट सेल्फ है ये एक बेसिक डाई है, बेसिक डाई, ठीक है। इट हैज़ अफिनिटी फॉर सेवरल टिश्यूज विद एनी अप्रोप्रिएट मॉर्डेंट। अच्छा जी, हिमाटॉक्सिलिन के अंदर और यूज़ क्या क्या हम करते हैं कि एक प्रॉपर अच्छा एजेंट बन जाए। जो प्रीकर्सर है वो तो ज़ाहिर है हमारा हिमाटॉक्सिलिन ही है, जो उस ट्री से लिया गया, ट्री की वुड से। अल्कोहल हम उसके अंदर डालते हैं टू रैपिडली डिजॉल्व द हिमाटॉक्सिलिन। हिमाटॉक्सिलिन को फ्लूइड बनाने के लिए अल्कोहल हम यूज़ करते हैं। फिर वाटर उसमें डालते हैं क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन होता है, उसके अंदर एक हमने फ्लूइड बनाना है तो वो पानी के ज़रिए बनता है। फिर हम डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ताकि वो हिमाटॉक्सिलिन को हिमेटन में बदल सके। फिर हमने डालना मॉर्डेंट, ये हिमेटन के साथ बाइंड कर जाता है और ज़ाहिर है ये उसकी एफिनिटी बढ़ाता है। फिर इसके अंदर हम बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट भी डाल देते हैं ना, कि ये ना हो कि स्टेन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया या मोल्ड या यीस्ट या फंगस ग्रो करनी शुरू कर दे, उसको रोकने के लिए हम बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट भी उसके अंदर डाल देते हैं। फिर है एक्सेंचुएटर, इट लिमिट्स द स्टेनिंग टू द न्यूक्लियाई, ठीक है, ये न्यूक्लियस ये उसको मज़ीद बढ़ा देता है, उसकी पीएच इस तरह की कर देता है कि वो सिर्फ न्यूक्लियस को जाके अटैच हो या एसिडिक कंपोनेंट्स को अटैच हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हिमाटॉक्सिलिन के। अब स्टेनिंग की हैं बेटा दो टाइप्स, प्रोग्रेसिव स्टेनिंग है और रिग्रेसिव स्टेनिंग है। ये नाम से भी जाहिर होगा कि प्रोग्रेस का मतलब है आगे की तरफ जाना और रिग्रेस का मतलब है पीछे की तरफ आना।
वो अगला गियर है, ये पिछला गियर। अगर तो हम टिश्यू को स्टेन में रख दें इतनी देर के लिए कि बस उसका जितना स्टेन हमें चाहिए था एंड पॉइंट वो अचीव हो जाए, फिर उसको हम निकाल के वॉश करके हम उसको एग्जामिन कर लें, तो इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव स्टेनिंग। लेकिन दूसरा मेथड ये होता है कि अगर टिश्यू को हम ओवर स्टेन कर दें, मीन्स कि अगर टिश्यू को हम 10 मिनट में स्टेन होता है, हम उसको 30 मिनट रख दें, ओवर स्टेन हो गया, फिर उसको हम डी स्टेन करें केमिकल के साथ, इतना डी स्टेन करें कि हमें जो एंड पॉइंट चाहिए था, जो रिक्वायर्ड है वो आ जाए, तो ये रिग्रेसिव स्टेनिंग है। ये दोनों मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। प्रोग्रेसिव में उतना ही स्टेन किया जाता है जितना चाहिए, रिग्रेसिव में ओवर स्टेन करके फिर उसको डी स्टेन कर लिया जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि टिश्यू उतनी ही देर स्टेनिंग सोल्यूशन में रखा गया है जितना डिज़ायर्ड है, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा बार बार कि टिश्यू उतना स्टेन हो गया है क्या, या उससे ज़्यादा स्टेन तो नहीं हो गया, ठीक है, या उससे कम स्टेन तो नहीं है। फिर ये स्टेनिंग की जो इंटेंसिटी है, ये हम जितना टाइम उसको ज़्यादा डिप करेंगे स्टेनिंग सोल्यूशन के अंदर, उतना ही स्टेन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना कम टाइम देंगे उतना कम स्टेन होगा। प्रोग्रेसिव स्टेनिंग की जो HND ज़्यादातर हम प्रोग्रेसिव स्टेनिंग से ही करते हैं, प्रोग्रेसिव तरीके से करते हैं, रिग्रेसिव तरीके से कम ही करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर करना हो तो क्या है कि पहले डेलिब्रेट ओवर स्टेनिंग कर ली, सारे टिश्यू स्टेन हो गए, फिर उसके बाद सिलेक्टिवली डी स्टेन किया जाता है, ठीक है। सिलेक्टिवली डी स्टेन क्या मतलब कि फिर स्टेनिंग न्यूक्लियस पे ही रहेगी, जो साइटोप्लाज्म पे स्टेन हो गया हुआ है थोड़ा बहुत वो उतर जाएगा, ठीक है। जो हेरिजिमाटोक्सिलिन है वो आमतौर पर हम रेग्रेसिवली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये कब प्रेफर्ड होती है? इट इज़ ऑफन प्रेफर्ड व्हेन वेरी क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज इज डिज़ायर्ड, ठीक है। जब ज़्यादा डिफरेंशिएशन चाहिए होगी तो फिर हमें ये करनी पड़ेगी। हेरिजिमाटोक्सिलिन इसकी एग्जांपल है कि ये हम रिग्रेसिव स्टेनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर स्टेनिंग जो है हम पहले कर लेंगे, उसको बाद हम उसको रिमूव करेंगे एसिड अल्कोहल, अल्कोहल का एसिडिक जो है एक सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें हम रख लेते हैं, उससे एक्सेस डाई जो है वो रिमूव हो जाती है, न्यूक्लियस के ऊपर रह जाती है सिर्फ, ठीक है। हेमाटोक्सिलिन एलम गिव्स अ रेडिश ह्यू टू दी टिश्यूज बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच, क्योंकि एसिडिक पीएच की एसिड अल्कोहल डालने की वजह से तो ये एक रेडिश सा जो है वो कलर दे देगी टिश्यूज़ को। लेकिन हमें चाहिए हेमाटोक्सिलिन ब्लू कलर में, क्योंकि इसका एक्चुअल जो है वो ब्लूइश कलर देती है ये, क्योंकि ये बेसिक होती है। लेकिन क्योंकि हमने इसको एसिड अल्कोहल में डाल दिया था, एसिडिक पीएच हुई थी, इस वजह से इसने थोड़ा सा रेडिश कलर दे दिया। तो अगेन इसको रेडिश को ब्लू करने के लिए हम इसको अगेन अल्कलाइन सोल्यूशन में डालेंगे ना, जो इसकी रिक्वायर्ड पीएच है उसके अंदर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लूइंग। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल सकते हैं, तो इसे ब्लू हो जाता है दोबारा सेक्शन। अच्छा जी, हम सेक्शन इसको हेमाटोक्सिलिन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया था कि हेमाटोक्सिलिन लेनी है, अल्कोहल लेना है, एलम लेना है जो उसका मॉडरेंट है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, मर्क्यूरी ऑक्साइड ग्लाइसरेट, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके तो क्या करना है कि डिजॉल्व द हेमाटोक्सिलिन इन अल्कोहल एंड अमोनियम एलम इन हॉट वाटर, ठीक है। गर्म पानी में आप इसको रखेंगे, फिर वो पानी को जो है वो सोल्यूशन मिक्स होते जाएंगे, पानी बॉयल होगा, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल लेना है, फिर उसको ठंडा कर लेना है, फिर उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल लेना है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड पे डालना है जब आपने एक वर्किंग सोल्यूशन बनाना हो, मतलब ग्लेशियल एसिटिक एसिड जब आप डाल देंगे तो उसकी वैलिडिटी जो है स्टेन की वो वर्किंग की हद तक रह जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा, तो वो एंड पे आपने डालना वर्किंग सोल्यूशन। फिर जो हेरिजिमाटोक्सिलिन हमने देख लिया, मेयर्स हेमाटोक्सिलिन है उसमें भी देख लें कि हेमाटोक्सिलिन है, डिस्टिल्ड वाटर है, अमोनियम एलम है, सोडियम आयोडाइड है, सिट्रिक एसिड है और क्लोरल हाइड्रेट है, ये चीज़ें मेयर्स हेमाटोक्सिलिन में। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम पे है ना कि किसने कौन सी उसमें चेंजिंग की और किस हिसाब से। इसमें भी क्या है कि डिजॉल्व इन जो है डिस्टिल्ड वाटर जेंटल हीट के साथ फिर एलम ऐड कर दी जाती है, फिर सोडियम आयोडाइड सिट्रिक एसिड इस्तेमाल कर दिया डाल दिया जाता है, तो ये सोल्यूशन तैयार हो जाता है। हेमाटोक्सिलिन, हेमाटोक्सिलिन के बारे में हमने जान लिया। अब है जी ईओसिन। ईओसिन इज यूज्ड एज द काउंटर स्टेन दैट स्टेन द साइटोप्लाज्म इन रोज रेड कलर, ठीक है। ईओसिन एज ए काउंटर स्टेन इस्तेमाल होता है कि कुछ स्टेन जो है वो जो बेसिक कंपोनेंट, जो बेसिक स्टेन है वो एसिडिक कंपोनेंट्स को करेगा, और जो
बेसिक कंपोनेंट हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं उनको ये ईओसिन कर देगा, क्योंकि एसिडिक होता है। जो वाइडली यूज ईओसिन है वो ईओसिन वाई है। वाई स्टैंड्स फॉर येलोइश, थोड़ा सा इसका येलोइश कलर होता है, ठीक है, इस वजह से इसको हम वाई कहते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन वाटर सोलुबल या अल्कोहल सोलुबल। तो ये वाटर सोलुबल ईओसिन भी हमें मिल सकती है सोल्यूशन फॉर्म में, अल्कोहल सोलुबल भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर वाटर सोलुबल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल आहिस्ता आहिस्ता से एवेपोरेट होता जाता है। ईओसिन वाई जो वाटर सोलुबल है वो कैसे बनती है कि ईओसिन वाई लें, डिस्टिल्ड वाटर डालें, 95% हम अल्कोहल डाल सकते हैं और ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल सकते हैं, तो ये हमारी ईओसिन वाई तैयार हो जाएगी। ये एक एसिडिक सोल्यूशन होगा। ईओसिन को आपने पानी में डालना है, उसके बाद 95% अल्कोहल जो हमने बताया हुआ 320 ml ये डालना है, ठीक है। 1 पार्ट ऑफ ईओसिन सोल्यूशन विद 4 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, ये ध्यान में रखना है। ईओसिन अगर आपने 1% डाली है तो 4% जो है आपने अल्कोहल डालना है। फिर जब आपका ये फाइनल मिक्सचर तैयार हो गया, उसमें फ्यू ड्रॉप जो है एसिटिक एसिड के डाल देने हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि स्टेनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है ईओसिन की। एसिडिक है ना, तो एसिडिक कंपोनेंट, एसिडिक स्टेन है ये, हमें इसको बेसिक स्टेन जाकर करना है। जब ये रेडी टू यूज़ हो गया है, स्टेन क्लाउडी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है उसमें आर पार नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर है तो इसका मतलब है कि उसकी पीएच अभी मजीद हल करने की ज़रूरत है, तो उसमें मजीद एसिटिक एसिड डाल दें ताकि वो एक क्लाउडी सा सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। मेथड क्या है जनाब? सबसे पहले तो आपने डी पैराफिनाइज करना है। टिश्यू प्रोसेसिंग पीछे हो चुकी है। टिश्यू प्रोसेसिंग का एक स्टेप है स्टेनिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद आपने टिश्यू एम्बेडिंग की, फिर माइक्रोटोमी की, फिर अब करनी है आपने स्टेनिंग। ये जो स्टेप हैं ये टिश्यू प्रोसेसिंग से अलहदा हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। अब हम किस पे कर रहे हैं? स्लाइड के ऊपर टिश्यू लगा हुआ है, उसका आगे हमने क्या करना है? सबसे पहले तो डी पैराफिनाइज करना है सेक्शंस को ज़ाइलिन के अंदर 10 से 20 मिनट के लिए कर लें, ठीक है। कि जो स्लाइड के ऊपर पैराफिन वैक्स वाला ही टिश्यू लगा हुआ है ना, जो हमने माइक्रोटोम किया, वो उसमें पैराफिन वैक्स थी ना, जो हमने उसको स्लाइड के ऊपर अटैच किया, तो हमने पैराफिन निकालनी है ताकि अच्छा स्टेन हो सके। पैराफिन निकालने के लिए हम उसको करेंगे डी पैराफिनाइज। डी पैराफिनाइज किस में हम करेंगे? ज़ाइलिन के अंदर। ज़ाइलिन के अंदर हम डालेंगे कुछ मिनट्स के लिए, तो सेक्शंस हो जाएंगे डी पैराफिनाइज, पैराफिन ख़त्म हो गई। लेकिन क्योंकि इसमें ज़ाइलिन आ गई है, वो वाटर बेस्ड हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं, जो हमारे स्टेन है वो वाटर बेस्ड है, इसलिए हमने इनको रीहाइड्रेट करना है, दोबारा हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ था बिल्कुल, जो टिश्यू प्रोसेसिंग में अगर आपको याद होगा तो वो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उसमें हमने डिहाइड्रेशन करनी थी। इसमें हमने करनी है रीहाइड्रेशन, दोबारा हाइड्रेशन, तो इसमें डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल होगी 100%, 90%, 70%, इस तरह से, ठीक है। इनमें सब में 1-1, 2-2 मिनट रख लेंगे सेक्शन रीहाइड्रेट करने के लिए। फिर इसको हम डालेंगे टैप वाटर के अंदर। टैप वाटर में ये सेक्शन हो जाएगा हाइड्रेटेड, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये करने के बाद हमने इसको स्टेन करना है हेमाटॉक्सिलिन के साथ। अच्छा, ये जो टाइमिंग्स हैं ये सारी चीज़ों की, ये वेरी कर सकती हैं रीजन टू रीजन, स्पेसिमन टू स्पेसिमन। रीजन की लाइफ कितनी हो चुकी है, उसकी कंसनट्रेशन क्या है, उसकी बेस पे ये टाइमिंग्स वेरी कर सकती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर आपने हेमाटॉक्सिलिन में स्टेन करना है इसको 3 से 5 मिनट में। जब स्टेन नया होता है तो 3 से 5 मिनट में बड़ा अच्छा स्टेन हो जाता है। जब स्टेन को 20 दिन गुजर गए हों तो 10-15 मिनट में जाके स्टेन होता है ना, इस वजह से। फिर इसके बाद हेमाटॉक्सिलिन के अंदर आपने इसको स्टेन कर लिया, फिर टैप वाटर में वॉश कर लें। टैप वाटर में वॉश करने के बाद आपने इसको एक डिफ्रेंशिएशन स्टेप देना है कि ताकि इसका स्टेनिंग अच्छा हो जाए, स्टेनिंग अच्छी हो जाए। वो किस में करना है? तो 1% HCl इन 70% अल्कोहल। 1% HCl सोल्यूशन होगा 70% अल्कोहल में, उसमें सिर्फ 1-2 डिप देने हैं, ज़्यादा नहीं देने, ज़्यादा देंगे तो वो स्टेन उतर जाएगा। फिर उसके बाद आपने स्लाइड्स को वॉश करना है टैप वाटर के अंदर। अगेन फिर आपने स्टेन स्लाइड को स्टेन करना है ईओसिन में। ईओसिन काउंटर स्टेन में है। काउंटर स्टेन 1 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, 2 मिनट भी, ये ज़्यादा देर नहीं इसमें रखते हैं, ठीक है। दोबारा हमने काउंटर स्टेन करने के बाद हमने इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे? हम थोड़ा सा डिहाइड्रेट भी करना है, 95% अल्कोहल में डालेंगे 5-6 डिप्स, और फिर 100% में डालेंगे, और फिर अगेन ज़ाइलिन में डालेंगे 1-2 डिप देंगे, तो हमारी स्लाइड स्टेन मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर इनको हम एयर ड्राई होने के लिए, हवा में ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब एयर ड्राई हो जाएंगी
तो फिर जो है हम इसको माउंट कर देंगे। माउंट क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखने से पहले स्लाइड के ऊपर माउंटिंग मीडिया डालेंगे। पर माउंट डाल सकते हैं, DPX डाल सकते हैं। पहले जो यूज़ होता था कनाडा बेल्जियम ऑयल यूज़ होता था, वो इसलिए डालते हैं हम कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो जाए। अगर आपने माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी पढ़ी है पहले, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम करना होता है। स्लाइड और माइक्रोस्कोप अगर रख देंगे तो दरमियान में टिश्यू क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब आप इसके ऊपर एक ड्रॉप डाल देंगे, इसके ऊपर माउंट डाल देंगे और फिर ऊपर कवर स्लिप रख देंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाला हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये टिश्यू के ऊपर पर माउंट डालते हैं या DPX डालते हैं, उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखते हैं, तो इसको माउंट करना कहते हैं। स्लाइड के ऊपर टिश्यू होता है, टिश्यू के ऊपर हमने रखनी होती है कवर स्लिप। कवर स्लिप रखने को यूजिंग DPX, ये एक केमिकल है जो उसके साथ अटैच कर देता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ठीक है, इसको हम कहते हैं माउंटिंग। जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल पूछना हो? जी सर, क्लियर। चलें ठीक है। नोट ये आपने चीज़ों का जो ध्यान करना है, बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें कि किसी भी स्टेज पे सेक्शंस को हमने दरमियान में ड्राई नहीं करने लगा। ये ना हो एक स्टेप करके सेक्शंस को उठा के बाहर रख लें कि बाकी काम हम घंटे तक करेंगे, तो फिर वो अच्छा स्टेनिंग नहीं होगी, अच्छी रिजल्ट नहीं होगी। आमतौर पर HE&E हम प्रोग्रेसिव स्टेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक रिग्रेसिव स्टेन भी है। ठीक है, रिग्रेसिव स्टेन में हम क्या करते हैं कि पहले ओवर स्टेन किया जाता है और फिर एक्साइज डाई को रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन आप ध्यान करेंगे, जब भी आपने स्टेनिंग करनी है उससे पहले हेमाटॉक्सिलिन को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिल्टर करके आप यूज़ करते हैं। और जो दरमियान में हमने देखा कि ज़ाइलिन इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल या इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करते रहें ताकि वो उनकी कंसनट्रेशन ठीक रहे और आपकी स्टेनिंग अच्छी हो। ये जी एक एग्जांपल है। इसमें ये जो सारे हैं ये ईओसिन से स्टेन हुए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं दरमियान में न्यूक्लियाई और अंदर जो इसके ऑर्गेनेलीज हैं, ये हमारे हेमाटॉक्सिलिन से स्टेन हुए हुए हैं ना। ये भी इसी तरह एग्जांपल है। ये साइटोप्लाज्म है सारा, और ये जो डार्क कलर के हैं ये है हेमाटॉक्सिलिन स्टेन। ये मज़ीद क्लियर आप देख लें। ये एक विलाई है जो आपके मतलब स्टमक या उसके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो ये उसका देख लेंगे, ये ईओसिन है और ये हेमाटॉक्सिलिन स्टेन है। तो ये में आपस में फ़र्क नज़र आ जाता है। ठीक है जी। जी बेटा, हमारा आज की ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी। सर अभी तो नहीं है।